शिवानी और वेदांत ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। उनकी शादी सूरत, गुजरात में बड़ी धूमधाम से हुई थी। ढेर सारी हंसी, म्यूजिक और अपनों की दुआओं से भरी हुई। लेकिन इस सारी खुशी और शोरगुल के बीच वो दोनों एक शांत, नेचर से भरी हनीमून ट्रिप चाहते थे। शिवानी जो एक आर्किटेक्ट थी और हर चीज को लॉजिक से देखती थी, और वेदांत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसे घूमने का बहुत शौक था। दोनों ने असम को चुना, न चाय के लिए न टूरिस्ट प्लेसेस के लिए, बल्कि वहां के घने जंगल, ट्राइबल कल्चर और एकांत के लिए। उन्होंने डीरिंग फॉरेस्ट के रिजर्व के पास एक छोटा सा प्यारा सा रिसोर्ट बुक किया, जो सबसे नजदीकी शहर से मीलों दूर था। रिसोर्ट ने नेचर के बीच लग्जरी रहने का वादा किया था। जंगल सफारी, ट्राइबल डांस शो, बोन फायर और जंगल के अंदर गाइडेड ट्रैक्स के साथ। जगह वाकई बेहद खूबसूरत थी। हर सुबह जंगल को कोहरा ढक लेता था और रात में एक ठंडी, खामोश सी चादर उतर आती थी। शिवानी उस जंगल की रॉ ब्यूटी से मंत्रमुग्ध थी। अगले दिन उन्होंने जंगल के और अंदर तक जाने वाले गाइडेड ट्रैक के लिए साइन अप किया। एक लोकल गाइड, रमेश, जो 6 लोगों के ग्रुप को लीड कर रहा था, जिसमें शिवानी और वेदांत भी शामिल थे। पूरा ग्रुप बड़ा जोशीला था। फोटो खींचते हुए, ठंडी पहाड़ी की हवा का मजा लेते हुए चल रहे थे। करीब 45 मिनट के ट्रेल के बाद उन्होंने देखा एक पुराना, जंग खाया हुआ बोर्ड 2 टेढ़े मेढ़े पेड़ों पर टंगा था, जिस पर एक चेतावनी लिखी थी, इस सीमा के आगे ना जाए, खतरनाक इलाका। अधिकतर लोगों ने बस एक नजर डाली और आगे बढ़ गए, लेकिन शिवानी रुक गई। उसकी जिज्ञासा जाग गई थी। साइन बहुत पुराना लग रहा था, पेंट उखड़ा हुआ, शब्द धुंधले जैसे दशकों से वहीं पड़ा हो। ये यहाँ क्यों लगा है? शिवानी ने रमेश से धीरे से पूछा। रमेश का हंसता हुआ चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसकी आंखों में एक डर सा उतर आया। वो चारों तरफ देखने लगा, जैसे जंगल खुद उसे सुन रहा हो। यहां से सिर्फ 100 मीटर आगे उसने धीरे से कहा, जंगल बदल जाता है। वेदांत हल्के से हंसा। बदल जाता है? मतलब कोई वाइल्ड एनिमल्स वगैरह? रमेश ने सिर हिलाया, बहुत ही गंभीरता से। ना जानवर, ना इंसान, वहां कुछ और है, एक मौजूदगी। लोकल लोग उसे गिंजा कहते हैं, एक चुड़ैल। कहते हैं वो इलाका उसी का है, और जिसने भी उस लाइन को पार किया कभी वापस नहीं आया। सारे लोग हंस तो दिए, पर हंसी में वो घबराहट थी। शिवानी की नजर उस साइन के पार जंगल पर अटक गई। उसकी आर्किटेक्ट वाली नजर हर परछाई, हर चुप्पी को जैसे स्कैन कर रही हो। पेड़ कुछ ज्यादा ही झुके हुए लग रहे थे। सीरियसली? मतलब कोई बस गायब हो जाता है? ये सब थोड़ा फिल्मी नहीं लग रहा? शिवानी ने संदेह भरी आवाज में कहा। लगता तो है, रमेश ने माना, लेकिन मेरे मामा भी उन्हीं में से थे। जब जवान थे तो अपने दोस्तों के साथ वहां गए थे, फिर कभी नहीं लौटे। बस उनके जूते मिले थे एक पत्थर पर बड़े करीने से रखे हुए, जिसे कोई नदी में उतरने से पहले उतार कर रख देता है। लेकिन वहां कोई नदी नहीं है। अब कोई कुछ नहीं बोला। सफर तो जारी रहा, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। ट्रेक की मस्ती अब डर में बदल रही थी। जंगल जैसे और गहरा हो गया था। हवा थोड़ी ठंडी लगने लगी थी, जैसे गिंजा का नाम सुनते ही कुछ पुराना और डरावना जाग गया हो। उस रात रिसोर्ट में वापस आने के बाद भी शिवानी के दिमाग से वो कहानी निकल ही नहीं रही थी। उसने वेदांत से कहा, यह सब बस लोगों को जंगल में भटकने से रोकने के लिए बनाया गया मिथ होगा। उस तरफ जाने का सोचना भी मत। वेदांत ने हंसते हुए मगर थोड़ा सीरियस होकर कहा। अरे नहीं जाऊंगी यार, रिलैक्स, शिवानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन जब वो दोनों बेड पर लेटे थे, जंगल की आवाजें जैसे शिवानी के कानों में कुछ फुसफुसा रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। हवा पेड़ों के बीच से गूंजती हुई एक ऐसी धुन ले जा रही थी जो किसी आवाज जैसी लग रही थी, एक डरावना, बिना शब्दों वाला गीत। अगली सुबह सूरज उगने से पहले शिवानी चुपचाप उठ गई। पूरा रिसोर्ट गहरी नींद में था। हवा में ओस की नमी थी। उसने कोई नोट तक नहीं छोड़ा,
सिर्फ अपना फोन और पानी की बोतल लेकर वो उसी ट्रेक पाथ पर चल पड़ी, जब तक कि उसे फिर से वही चेतावनी वाला बोर्ड नहीं दिख गया। बोर्ड के पार का जंगल और भी घना और भी अजीब तरीके से शांत था। न चिड़ियों की आवाजें थी, न पत्तों की सरसराहट। और फिर उसने वो लाइन पार कर ली। पहले तो कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी ठंड उसके अंदर तक उतरने लगी। ना कोई हवा चली, ना कोई चीख, ना कोई जादुई हलचल, बस एक भारी सी चुप्पी जो उसकी सांसों पर बोझ बनती जा रही थी। वो करीब 2 किलोमीटर तक अंदर चली गई। पेड़ उसके ऊपर ऐसे खड़े थे जैसे कोई पुराने जमाने की मूर्तियां। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी, जंगल और सिकुड़ता जा रहा था। रास्ता अब बस एक पतली सी पगडंडी था। उसने कुछ तस्वीरें ली। वो कुछ जंगली फूल भी तोड़ लाई, जिनकी पंखुड़ियां गहरे काले रंग की थी, जिसे किसी अंधेरे ने उन्हें छू लिया हो। आधे घंटे बाद वो लौटने लगी। उसे कहीं भी गिंजा या किसी चुड़ैल के निशान नहीं मिले। वो सकुशल रिसोर्ट फिर से लौट गई। वेदांत गुस्से में था, लेकिन साथ ही थोड़ी राहत भी थी। शिवानी ने उससे कहा, वहां तो बस पेड़ थे और सन्नाटा, कुछ भी नहीं था। तुम ऐसे बिना बताए कहीं चली जाती हो शिवानी, कुछ हो जाता तो? वेदांत ने डांटते हुए कहा। अरे यार रिलैक्स, मैं ठीक हूं, कोई चुड़ैल मुझे खा नहीं गई। वो हंसी, लेकिन उसकी हंसी में खुद उसे भी खालीपन सा महसूस हुआ। उन्होंने डिनर किया, बोनफायर के पास लोकल डांस देखा और फिर अपने कमरे में लौट आए। रात 11 बजे तक जंगल पूरी तरह शांत था। वो आम रात की आवाजें, झिंगुरों की, दूर किसी जानवर की, सब गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद सांसें रोककर इंतजार कर रहा हो किसी अनहोनी का। रात के ठीक 3:14 पर शिवानी को एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चबाने की आवाज। आधी नींद में उसने सोचा बाहर कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और अब लग रहा था जैसे वो कमरे के अंदर से आ रही हो। शिवानी ने आंखें खोली और घबरा कर उठ बैठी। आवाज उसी कमरे से आ रही थी, बेड की तरफ से। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया वेदांत की तरफ। उसकी सांसें गले में अटक गई। बेड के सिरहाने वेदांत की खोपड़ी के ऊपर झुकी हुई एक डरावनी आकृति बैठी थी, काली, सूखी, एकदम हड्डियों जैसी। उसके बाल लंबे और गीले थे जो उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। वो चेहरा मौत से भी ज्यादा फीका था। उसकी आंखें गड्ढों जैसी धसी हुई और मुंह खून से सना हुआ था। उसके दांत कमजोर रोशनी में चमक रहे थे। वो थी गिंजा। वो कुछ चबा रही थी। उसकी उंगलियां खून में सनी हुई थी और जैसे ही उसे शिवानी की नजर का एहसास हुआ, उसने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें अब शिवानी से टकरा चुकी थी, एक ऐसी भूख के साथ जिसे महसूस भी किया जा सकता था। उसके दांत लाल थे, आंखें ऐसी खाली जैसे अंदर कुछ है ही नहीं, बस अंधेरा। और वो मुस्कुराई, एक भयानक इंसानी मुस्कान की नकल जैसी। शिवानी ने देखा उसके दांतों के बीच वेदांत के दिमाग के टुकड़े फंसे हुए थे। तू मेरी जमीन पर आई बिना कोई भेंट दिए? देख, मैंने वो ले लिया जो मेरा था। वो फिर से मुस्कुराई, धीरे से अपनी खून से सनी उंगलियों को चाटा। उसकी जीभ काली थी और दो मुही जैसे किसी सांप की। और फिर वो गायब हो गई। बस खून की गंध बाकी थी और उसकी हंसी की गूंज, जो कमरे में नहीं शिवानी के अंदर गूंज रही थी। शिवानी बेहोश हो गई। उसका दिमाग उस भयंकर मंजर को सह नहीं पाया। गिंजा की छवि जिसे उसके दिमाग पर किसी जलते हुए लोहे की तरह छप गई हो। शिवानी की आंखें चीख से खुली। रिसोर्ट के स्टाफ ने दरवाजा तोड़ दिया। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। बेड खून में लथपथ था, चादरें फटी हुई। वेदांत बेहोश नहीं, मरा हुआ था, ठंडा,
शांत। उसकी खोपड़ी फटी हुई थी, दिमाग का आधा हिस्सा गायब। उसकी आंखें खुली थी और उनमें एक ऐसा डर जम गया था जैसे मरने से पहले उसने खुद नर्क देख लिया हो। शिवानी चीखती रही जब तक उसकी आवाज जवाब नहीं दे गई। उसकी दुनिया जैसे एक ही पल में बिखर गई हो। स्टाफ उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उनके शब्द बेअसर थे। कुछ ही समय बाद रिसोर्ट पर पुलिस पहुंची। शिवानी, जो अब भी खून में सनी हुई थी, को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दी। मेरे पति को गिंजा ने मारा, चुड़ैल ने, वो बार बार यही बड़बड़ाती रही। उसकी आवाज में डर और गम मिला हुआ था, लेकिन वहां कोई सबूत नहीं था, न कोई फुटेज, न गिंजा का कोई नामो निशान। उसका फोन भी गायब था। पुलिस ने इसे एक हादसा बताया, लेकिन गांव वाले सच्चाई जानते थे। उन्होंने जंगल के इशारे देखे थे, उसके फुसफुसाते सन्नाटे को सुना था। उन्हें पता था कि उस सीमा के पार कुछ है, कुछ डरावना। हनीमून की मंजिल तक का सफर लंबा और थकाऊ था, लेकिन आर्यन और मीरा का दिल एक्साइटमेंट और प्यार से भरा हुआ था। वो एक पुराने ब्रिटिश एरा के होटल में पहुंचे, जो एक धुंधली पहाड़ी पर टिका हुआ था। उसकी गॉथिक स्टाइल बिल्डिंग उन्हें किसी खामोश पहरेदार की तरह घूर रही थी। मैनेजर एक लंबा सा दुबला पतला आदमी, जिसके चेहरे पर हमेशा एक गहरी शिकन बनी रहती। उसने उन्हें रूम नंबर 405 की चाबी पकड़ा दी, जो उन्होंने बुक भी नहीं किया था। आपको प्राइवेसी के लिए अपग्रेड किया गया है, उस मैनेजर ने कहा। उसकी नजरें बार बार इधर उधर भटक रही थी, जैसे किसी अंधेरे कोने में छिपी चीज से डर रहा हो। मीरा को साफ लगा कि वो कुछ छुपा रहा है, कोई ऐसा राज जो वो किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहता। कमरा काफी बड़ा था, ऊंची सीलिंग और एक 4 खंबे वाला बड़ा बेड, लेकिन अंदर अजीब सी ठंडक थी। हीटर फुल चलाने के बाद भी दीवारें जैसे सारी गर्मी को सोख लेती थी, और हवा में एक अजीब सी जमी जमी ठंड घुली हुई थी। मोटे मोटे पर्दे, जो थोड़े फटे हुए और पुराने थे, धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छुआ हो। वो कमरा जैसे जिंदा था और उन्हें चुपचाप देख रहा था। उस रात जब मीरा बिस्तर पर लेटी हुई थी, तो उसे बाथरूम से धीरे धीरे किसी के रोने की आवाजें सुनाई दी। वो कान लगाकर सुनने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज बहुत धीमी थी, जिसे कोई अपनी सिसकियां दबाने की कोशिश कर रहा हो। उसने आर्यन को हिलाया, लेकिन वो गहरी नींद में था। मीरा धीरे से बिस्तर से उतरी और बाथरूम की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, रोने की आवाज अचानक गायब हो गई। उसने छोटे से बाथरूम को अच्छे से देखा, हर कोना चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिंक के ऊपर लगा शीशा धुंधला था, जबकि कमरे में ठंड थी। उसने हाथ से शीशा साफ किया, लेकिन धुंध फिर से तुरंत लौट आई, जिसे कोई दूसरी तरफ से उस पर सांस ले रहा हो। बिस्तर पर वापस आकर भी मीरा का बेचैनी का एहसास कम नहीं हुआ। वो करवटें बदलती रही। उसका दिमाग रोने की आवाज और धुंधले शीशे की सोच में उलझा हुआ था। जैसे तैसे जब उसे नींद आई, तो उसने एक औरत को सपने में देखा, सफेद नाइट गाउन में। उसका चेहरा बिल्कुल पीला और थका हुआ, आंखों में डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। वो औरत बाथरूम में खड़ी थी। उसका हाथ शीशे पर टिका हुआ था और उसके होंठ कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। अगली सुबह मीरा की आंखें खुली तो देखा कि आर्यन पहले से तैयार था और बड़ा खुश भी लग रहा था, शायद जरूरत से ज्यादा खुश, जिसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मीरा ने उसे रात की रोने की आवाज और शीशे की बात बताई, लेकिन उसने बात को हल्के में ले लिया। हो सकता है हवा रही हो, उसने कहा, और उसके लहजे में थोड़ी चिढ़ भी थी। ये जगह पुरानी है, लकड़ी की आवाजें आती रहती है। मीरा को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसने ज्यादा बात नहीं बढ़ाई। वो नहीं चाहती थी कि उसके डर की वजह से उनका हनीमून खराब हो जाए। कुछ दिनों में बाथरूम से आती रोने की आवाज और ज्यादा तेज और बेचैन करने वाली हो गई।
मीरा हर रात नींद में से हड़बड़ाकर उठ जाती। उसका दिल जोर जोर से धड़कता। वो फौरन बाथरूम की तरफ भागती, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन करती रोने की आवाज गायब हो जाती। शीशा हमेशा की तरह धुंधला होता और उसमें एक धुंधली सी हथेली की छाप दिखाई देती, जिससे कोई अंदर से शीशे पर हाथ टिकाए हुए हो। दूसरी तरफ आर्यन में अजीब बदलाव आने लगे। वो धीरे धीरे अनजान सा हो गया था, जैसे वो खुद को खो रहा हो। उस कमरे में कहीं गुम होता जा रहा था। वो नींद में चलने लगा। उसकी आंखें खुली होती, लेकिन उनमें कोई होश नहीं होता। उसका शरीर जैसे किसी अनदेखी ताकत के इशारे पर चल रहा हो। वो नींद में बड़बड़ाता। उसकी आवाज गहरी और डरावनी हो जाती, जैसे उसमें से कोई और बोल रहा हो। एक दिन मीरा को एक डायरी मिली, बहुत पुरानी। उसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ चुके थे। वो डायरी एक औरत की थी जिसका नाम प्रिया था, जो 1993 में उसी कमरे में रुकी थी। शुरू के पन्नों में प्रिया ने अपने प्यार और खुशी की बातें लिखी थी, लेकिन जैसे जैसे पन्ने आगे बढ़े उनमें डर और मायूसी भरती चली आई। प्रिया ने लिखा कि उसका पति राज बदलने लगा था। वो भी अनजान और भूलने वाला हो गया था। उसने भी बाथरूम से आती रोने की आवाजें, धुंधला शीशा और वो महसूस किया जाने वाला अजीब साया बताया था। उसने लिखा कि राज भी नींद में चलता था, किसी और आवाज में बातें करता था, जिसे वो अब खुद राज नहीं रहा हो। उसने अपने डर के बारे में लिखा, अपनी हताशा और राज के लिए अपने प्यार के बारे में, और उसे बचाने की अपनी जिद के बारे में। लेकिन डायरी अचानक एक अधूरी लाइन पर रुक जाती है, और उस आखिरी लाइन ने मीरा को अंदर तक झकझोर दिया। वो फिर से मेरे सामने खड़ा है, लेकिन अब वो राज नहीं रहा। उसकी आंखें खाली है। उसका चेहरा नफरत से भरा नकाब बन चुका है। वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे और बेजान हैं। मैं बच नहीं सकती। मीरा के हाथ कांपने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सामने देखा, आर्यन बेड पर बैठा था, आंखें बंद, पूरा शरीर एकदम शांत। वो बाहर से तो शांत लग रहा था, लेकिन मीरा के मन में जो डर उठ रहा था उसे कोई नहीं रोक सकता था। अब उसे यकीन हो चुका था उन्हें तुरंत इस कमरे से, इस होटल से निकलना होगा। लेकिन जब भी उसने आर्यन को जगाने की कोशिश की, वो टस से मस नहीं हुआ। उसका शरीर ठंडा और जड़ हो गया था, जिसे वो अब रहा ही नहीं। एक झटका सा मीरा के शरीर में दौड़ गया। अब उसे सच्चाई समझ आ गई थी। ये कमरा सिर्फ भूतिया नहीं था, ये एक पैटर्न दोहरा रहा था, एक ऐसा डर और बर्बादी का चक्र जिसने ना जाने कितने लोगों को निगल लिया था, और अब आर्यन भी उसका हिस्सा बन चुका था। मीरा चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। वो भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जम चुके थे। वो फंस चुकी थी उस कमरे में जो उन्होंने कभी बुक ही नहीं किया था।